बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हमारे पास नेक्स्ट जो लेक्चर है वो है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के हवाले से। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है वो बहुत एडवांस माइक्रोस्कोप है कि जो चीज़ें लाइट माइक्रोस्कोप या कंपाउंड माइक्रोस्कोप से नज़र नहीं आ सकती वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के ज़रिए हम देख सकते हैं। अब जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है ना, इसमें हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रॉन्स। इसमें ये क्या होता है, मैं यहाँ पर सिंपल डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ ताकि समझ लें कि ये एक ट्यूब सी जो है मैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से रेफर कर रहा हूँ। और ये जो हमारे पास लेंस होता है ना इस ट्यूब का, या ये ट्यूब जो होती है एक चैम्बर के अंदर इसको लगाया जाता है, रखा जाता है, और जो भी चीज़ आपने ऑब्जर्व करनी है वो इस चैम्बर के अंदर रख दी जाती है। तो क्या करते हैं कि पीछे से इस ट्यूब के जरिए इलेक्ट्रॉन बम्बार्ड किए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर ये जो ट्यूब होती है ये एक खाली चैम्बर के अंदर फिट की होती है और इस ट्यूब के जरिए इलेक्ट्रॉन अंदर आते हैं और इस चीज़ के साथ टकराते हैं। दो सिचुएशन यहाँ पे पैदा होती हैं, या तो इस स्पेसिमेन के अंदर से वो गुजर जाते हैं, फिर उसकी आप साथ कंप्यूटर इसके जो है वो लगाया गया होता है। ठीक है, तो जब जैसे इलेक्ट्रॉन उसमें से गुजरते हैं तो इमेज जो है वो आपके कंप्यूटर पर शो होना शुरू हो जाती है। एक सिचुएशन ये है कि मुकम्मल तौर पर वो इलेक्ट्रॉन इस चीज़ में से गुजर जाते हैं, तभी इमेज बन जाता है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आते हैं वो इससे रिफ्लेक्ट हो जाते हैं। ठीक है ना, रिफ्लेक्ट यानी इसमें से गुजरते नहीं, सिर्फ रिफ्लेक्ट होते हैं, और रिफ्लेक्ट होने के बाद भी चीज़ जो है उसका इमेज आपके कंप्यूटर के ऊपर शो हो जाता है। तो इस तरीके से जो है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वो चीज़ों को भी दिखा सकती है। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन कंपाउंड माइक्रोस्कोप या लाइट माइक्रोस्कोप नहीं दिखा सकते। इट इज़ अ मोस्ट एडवांस फॉर्म ऑफ माइक्रोस्कोप। इन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ऑब्जेक्ट एंड लेंसेज आर प्लेस्ड इन अ वैक्यूम चैम्बर, जैसे मैंने अभी दिखाया है, एंड अ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज पास थ्रू द ऑब्जेक्ट। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो गुजारे जाते हैं चीज़ के अंदर से। इलेक्ट्रॉन्स पास थ्रू आर रिफ्रैक्टेड फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, जैसे मैंने अभी बताया कि इलेक्ट्रॉन या चीज़ के अंदर से गुजर जाते हैं या उससे रिफ्रैक्ट हो जाते हैं, एंड मेक इमेज। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंस इनलार्ज एंड फोकस द इमेज ऑन अ स्क्रीन एंड फोटोग्राफिक फिल्म। जैसे मैंने बताया कि इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं या इससे रिफ्लेक्ट होते हैं तो दूसरी तरफ इमेज किस पे ज़ाहिर हो जाती है, कंप्यूटर के ऊपर शो हो जाती है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हैज़ मच हायर रेजोल्यूशन पावर देन लाइट माइक्रोस्कोप की निस्बत इसकी जो रिजॉल्विंग या रेजोल्यूशन पावर बहुत ज़्यादा है। The most modern electron microscope can distinguish object as small as 0.2 नैनोमीटर। अगर कोई चीज़ 0.2 नैनोमीटर से भी छोटी होगी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप उसको भी वाज़े करके दिखा देगी। एंड 1 नैनोमीटर जो है 1/1 लाख मिलीमीटर के इक्वल होता है। इट इज़ अ 1000-fold इम्प्रूवमेंट ओवर द लाइट माइक्रोस्कोप, यानी कई हज़ार गुना जो है ये लाइट माइक्रोस्कोप से बड़ी चीज़ को क्लियर करके चीज़ को दिखाती है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप मैग्नीफाई ऑब्जेक्ट अबाउट 2,50,000 टाइम। ठीक है, अंडर स्पेशल कंडीशंस इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कैन डिटेक्ट इंडिविजुअल एटम। ख़ास कंडीशन के अंदर अलग अलग एटम्स को जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है निकाल कर आसानी से दिखा सकती है। Cell organelles and even molecules like DNA and proteins are much larger than the single atoms। तो अब ये DNA जो है, प्रोटीन जो है, ये काफ़ी बड़े होते हैं सिंगल एटम से। तो अब अगर DNA ये चीज़ों को दिखा सकती है तो स्पेशल कंडीशन के अंदर ये जो एटम इंतहाई छोटे होते हैं उनको भी ये वाज़े करके दिखा सकती है। अब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप दो तरह की है, एक हमारे पास ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और दूसरी स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है। ये दो तरह की माइक्रोस्कोप्स होती हैं। टी रेफर किसको करता है, ट्रांसमिशन को, और स्क्रीन किसको करता है, एस किसको करता है, स्कैनिंग को। अब इन दोनों में डिफरेंस है क्या? ट्रांसमिशन एंड स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन दो तरह की। इन ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसमिटेड थ्रू द स्पेसिमेन। जो ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है इसमें जो इलेक्ट्रॉन जब बम्बार्ड किए जाते हैं वो चीज़ के अंदर से गुजर जाते हैं, उसमें ट्रांसमिट हो जाते हैं, मीन्स उसके अंदर से गुजर जाते हैं। एंड स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है इन द
ट्रांसमिशन इज यूज्ड टू स्टडी द इंटरनल स्ट्रक्चर्स। अब ट्रांसमिशन जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है ये इलेक्ट्रॉन्स को जो है वो चीज़ के अंदर उतार देते हैं, जिसकी वजह से आप चीज़ के अंदर क्या क्या पाया जाता है, यानी उस जैसे बैक्टीरिया आप स्टडी कर रहे हो तो बैक्टीरिया के अंदर तक इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे और बैक्टीरिया के बाहर की चीज़ तो जो वाजे होगी वो होगी, लेकिन उसके अंदर क्या क्या पाया जाता है, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप उसको भी जो है वो वाजे कर देती है। तो जो हमारे पास स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, इसमें जब इलेक्ट्रॉन बम्बार्ड किए जाते हैं वो चीज़ के अंदर से नहीं गुजरते बल्कि चीज़ के ऊपर रिफ्लेक्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से सिर्फ आप उसके बाहर वाली सतह की चीज़ों को देख सकते हो, उसके अंदर क्या क्या पाया जाता है ये आप देख नहीं सकते। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के दरमियान बीच में ना बॉक्स लिखी हुई है, वो मैं इसमें बता रहा हूँ। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हैज़ रेवोल्यूशनाइज्ड द स्टडी ऑफ सेल्स एंड ऑर्गेनेल्स बट इट कैन नॉट बी यूज्ड टू स्टडी लाइफ प्रोसेस। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है वो सेल और ऑर्गेनेल्स के मुतालिक हमें बता तो सकता है, लेकिन उसमें क्या क्या प्रोसेस चलते हैं वो हमें नहीं बता सकती। बिकॉज द स्पेसिमन मस्ट बी हेल्ड इन द वैक्यूम चैम्बर, क्योंकि जो स्पेसिमन होती जो चीज़ होती है वो उसको चैम्बर में रखा जाता है, बाहर उसे नहीं रखा जाता, जिसकी वजह से आप उसके लाइव प्रोसेस वहाँ पर नहीं पढ़ सकते ना देख सकते हो। ऑल एयर मस्ट बी रिमूव, तमाम हवा उसमें से निकाल दी जाती है। टू स्टडी द लाइफ प्रोसेस मूवमेंट ऑफ अमीबा अ लाइव माइक्रोस्कोप इज़ बेटर। अगर आपने मूवमेंट देखनी है, जैसे यहाँ पर मिसाल अमीबा की मूवमेंट देखनी, तो वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप नहीं दिखाएगी, बल्कि उसको देखने के लिए बेटर क्या है, आप लाइव माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करो। ये नीचे लिखा हुआ है, इन द स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इलेक्ट्रॉन आर रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द मेटल कोटेड सरफेस। तो स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो मेटल, यानी जो चीज़ आप देखना चाह रहे हो उसको किसी ना किसी मेटालिक कोटिंग उस पर की जाती है, तो जब उस पर इलेक्ट्रॉन फेंक के जाते हैं तो उसमें से गुजरते नहीं है, सिर्फ उसके साथ रिफ्लेक्ट होते थे। स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज टू स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ सेल सरफेस, इसमें सिर्फ आप चीज़ों की सतह को देख सकते हैं। तो बेटा ये थोड़ा रीडिंग वाला टॉपिक था, जो इसमें इंपॉर्टेंट बातें थी वो मैंने कर दी हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास जो आएगा वो आपके सेल थ्योरी के हवाले से है, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ फॉर्मुलेशन ऑफ सेल थ्योरी। हिस्ट्री ऑफ सेल थ्योरी। तो यहाँ पर मुख्तलिफ तरह के वक्तों के अंदर किस किस तरीके से सेल थ्योरी को बयान किया गया था, कौन कौन से इसमें साइंसदान बायोलॉजिस्ट आए जिन्होंने सेल थ्योरी पेश की, तो इसमें हम कुछ बातें कर लेते हैं। इन द हिस्ट्री ऑफ बायोलॉजी एंशिएंट ग्रीक वर द फर्स्ट। बायोलॉजी की तारीख में कदीम यूनानी पहले थे, हु ऑर्गेनाइज द डाटा ऑफ नेचुरल वर्ल्ड, जिन्होंने कुदरती दुनिया का जो डाटा ऑर्गेनाइज किया। अरिस्टोटल presented the idea that all animals and plants are somehow related. अरिस्टोटल ने क्या बात की? Plant and animal cells have resemblance. इससे ये बात बयान की कि प्लांट्स और एनिमल के सेल जो हैं इनमें कोई ना कोई रिलेशन है, कोई ना कोई ताल्लुक है, कोई ना कोई रिजेम्बलेंस पाई जाती है। लेटर दिस आइडिया गेव राइज टू क्वेश्चन। ये जो इसने आइडिया बयान किया, इसके बाद क्वेश्चन मुख्तलिफ तरह के सामने आने शुरू हो गए। इज देयर अ फंडामेंटल यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर शेयर्ड बाय ऑल ऑर्गेनिज्म? क्या तमाम ऑर्गेनिज्म के अंदर जो स्ट्रक्चरल बुनियादी स्ट्रक्चर यूनिट है जो सेल वो एक सा होता है या सब में मौजूद होता है? ठीक है ना। क्या सवाल उठा कि जितने भी ऑर्गेनिज्म मौजूद, चाहे वो प्लांट हैं चाहे वो एनिमल्स हैं, क्या उसमें जो बेसिक फंडामेंटल यूनिट होता है वो सेम होता है या मौजूद होता है? बट बिफोर माइक्रोस्कोप वर फर्स्ट यूज इन 17th सेंचुरी। लेकिन अब 17th सेंचुरी के अंदर जो पहली दफ़ा माइक्रोस्कोप यूज़ हुई, इससे पहले नो वन न्यू, कोई भी नहीं जानता था विथ सर्टेनिटी, हकीकत से कोई भी वाकिफ नहीं था, दैट लिविंग ऑर्गेनिज्म डू शेयर अ फंडामेंटल यूनिट, कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनमें फंडामेंटल यूनिट यानी सेल मौजूद होता है। ये तो 17th सेंचुरी के बाद ये बातें पता चलना शुरू हुई। Cells were first described by British scientist Robert Hooke in 1665.
1665 के अंदर रॉबर्ट हुक, इसने जो है वो सेल के बारे में गुफ्तगू की थी, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि इसने सेल डिस्कवर कर दिया था, खाली इसने ऑब्जर्वेशन की थी। वो ऑब्जर्वेशन इसने कैसे की? ही यूज्ड हिज सेल्फ मेड लाइट माइक्रोस्कोप, इसने अपने हाथों से बने माइक्रोस्कोप का, लाइट माइक्रोस्कोप का यूज किया, टू एग्जामाइन अ थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क, लकड़ी का एक छोटा सा बारीक सा कॉर्क था, उसका इसने अपनी लाइट माइक्रोस्कोप के नीचे ऑब्जर्वेशन की। हुक ऑब्जर्व्ड a honeycomb of teeny empty compartments, हुक ने ये ऑब्जर्व किया जैसे शहद की मक्खी के छत्ते में छोटे छोटे कंपार्टमेंट बने होते, तो इसने यही देखा कि उस हुक के अंदर लकड़ी का जो बना हुआ कॉर्क था, लकड़ी का बना हुआ कॉर्क, उसमें बिल्कुल उसी तरीके से कंपार्टमेंट थे जैसा हनीकॉम्ब के अंदर कंपार्टमेंट पाए जाते हैं, लेकिन उसको कोई कुछ नाम तो ना दे सका। ही कॉल्ड अ कंपार्टमेंट इन द कॉर्क एक सेलुली, इसे सेलुलाई भी कह सकते हो, सेलुली भी कह सकते हो। तो उसने इस कंपार्टमेंट को जो है सेलुलाई का नाम दिया, यानी छोटे छोटे पार्ट्स, छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स। हिज टर्म हैज कम टू अस एज सेल्स, इसकी ये जो टर्म है वो सेल की सूरत में हमारे सामने आई है। द फर्स्ट लिविंग सेल्स वर ऑब्जर्व्ड अ फ्यू ईयर लेटर, सबसे पहला लिविंग सेल जो डिस्कवर हुए चंद सालों के बाद, यानी इसकी इस एक्सपेरिमेंट के बाद, वो किसने डिस्कवर किए? बाय डच नेचुरलिस्ट एंटोनी वॉन लेवनहुक। एंटोनी वॉन लेवनहुक ने सबसे पहले जो है वो बैक्टीरिया डिस्कवर किया था, जो इसने लिविंग ऑर्गेनिज्म अपनी माइक्रोस्कोप के नीचे देखा था, तो वो कौन सा था? बैक्टीरिया था। ही ऑब्जर्व टीनी ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम पॉन्ड वाटर, इसने तालाब के पानी से जो है छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म ऑब्जर्व किए, पानी तालाब से लिया और उसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखा, तो उसमें देखा छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म मौजूद हैं जिसे आम आंख से देखा नहीं जा सकता। अंडर हिज माइक्रोस्कोप कॉल्ड देम एन एनिमॉलिक्यूल्स। 11 हुक, इसने क्या किया? टेकन टुक पॉन्ड वाटर, ऑब्जर्व क्या किया? टीनी क्रिएचर जो आम आंख से नजर नहीं आ सकती थी, तो टीनी क्रिएचर को इसने नाम क्या दिया? एनिमॉलिक्यूल। समझ आ रही सबको भी बात की? ये नीचे बॉक्स लिखा हुआ, उसमें ये बातें लिखी गई हैं। रॉबर्ट हुक वाज अ केमिस्ट, मैथमेटिशियन एंड फिजिक्स, हिज रिमार्केबल इंजीनियरिंग एबिलिटीज। अच्छा, ये खुद आप लोग देख लीजिएगा। फॉर एन अदर सेंचुरी एंड हाफ द जनरल इंपॉर्टेंस ऑफ सेल वाज नॉट अप्रिशिएटेड बाय बायोलॉजिस्ट। यानी कि ये जो आप अगली जो हाफ सदी थी, इसमें जब ये एंटोनी वॉन लेवनहुक ने जो है वो टीनी ऑर्गेनिज्म को ऑब्जर्व किया, तो उसकी बात करें आधी सदी तक, नेक्स्ट जो आधी सदी है, या आप सेंचुरी एंड हाफ इस मानों में आएगा। द जनरल इम्पोर्टेंस ऑफ सेल्स वाज नॉट अप्रिशिएटेड बाय बायोलॉजिस्ट। तो सेल के मुतालिक जो जनरल इम्पोर्टेंस थी ना, बायोलॉजिस्टों ने उसको कोई अहमियत ना दी। In 1809, जीन बैप्टिस्ट डी लामार्क proposed that, ये जो जीन बैप्टिस्ट डी लामार्क है ना, इसका भी बायोलॉजी के अंदर बहुत सारे सर्विसेज की पूरी थ्योरी लामार्क हो जाए, और इसकी सारी की सारी थ्योरी रॉन्ग है, ठीक है ना। तो अगर इसमें गुफ्तगू लंबी चौड़ी गुफ्तगू चली जाएगी। तो कह रहे कि इसने ये बात प्रपोज की, नो बॉडी कैन हैव लाइफ, कोई भी जिस्म जो है, कोई भी ऑन बॉडी में जो लाइफ नहीं रख सकती, इस पार्ट्स आर नॉट सेलुलर, टिश्यूज आर नॉट फॉर्म बाय द सेलुलर टिश्यू। कोई भी जिस्म जो है वो लाइफ नहीं रखता अगर उसका जिस्म जो है वो सेल के ऊपर या सेलुलर टिश्यू के ऊपर मुश्तमिल ना हो, इसके बगैर जिंदगी जो है वो मुमकिन नहीं है, यही कहता। इन 1831 रॉबर्ट ब्राउन
डिस्कवर न्यूक्लियस इन द सेल, इसने सेल के अंदर न्यूक्लियस डिस्कवर किया एनिमल सेल्स के अंदर और प्लांट सेल्स में, बॉटनिस्ट था। इन 1838 अ जर्मन बॉटनिस्ट मैथियस शेल्डन स्टडीड प्लांट सेल्स, उसने प्लांट सेल की स्टडी की एंड मेड द फर्स्ट स्टेटमेंट ऑफ सेल थ्योरी। सेल थ्योरी की फर्स्ट स्टेटमेंट बनाई, ही स्टेटेड दैट आर प्लांट्स आर एग्रीगेट्स ऑफ इंडिविजुअल सेल्स विच आर फुली इंडिपेंडेंट। इसने बात बयान की कि प्लांट सेल जो है वो अलग अलग सेल पर मुश्तमिल है, अलग अलग सेल से मिलकर बने हैं और हर सेल जो है वो दूसरे सेल से फुली इंडिपेंडेंट, एक सेल दूसरे सेल पर डिपेंडेंट नहीं होता, अपना अपना हर कोई काम करता है। 1 ईयर लेटर, एक साल के बाद, इन 1839 अ जर्मन zoologist Theodor Schwann reported that all animal species are as composed individual cells। ये जोलॉजिस्ट का लिहाजा इसने कहा कि तमाम एनिमल स्पीसीज जो हैं वो सेपरेट सेल के ऊपर मुश्किल है। द शेल्डन एंड श्वान प्रपोज कर थ्योरी इन इनिशियल फॉर्म, ये इब्तदाई जो सेल थ्योरी है इन दोनों ने पेश की। इन 1855 रुडोल्फ विर्थु 1885 इसने भी सेल थ्योरी में किरदार अदा किया। A German physician biology proposed an important extension of cell theory। इसने एक बड़ी अहम जो है वो तौसीह सेल थ्योरी में की। He proposed that all living cells arise from pre-existing cells। जो पहले से मौजूद सेल होते हैं वो नए सेल्स को जन्म देते हैं, ये गुफ्तगू इसने बयान की। और उसने जो है जर्मन लैंग्वेज में वर्ड यूज़ किया, omnis cellula e cellula, ठीक ना, omnis cellula e cellula, यानी पुराने सेल नए सेल्स को जन्म देते हैं। इन 1862 लॉयस पास्चर है बायोलॉजी की दुनिया के अंदर इसका बड़ा नेम है लॉयस पास्चर का। इसने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, बहुत कुछ इसने किया और बायोलॉजी की दुनिया में इसने बहुत ही ज़्यादा कारनामे पर इल्ज़ाम दिए। लॉयस पास्चर प्रोवाइडेड एक्सपेरिमेंटल प्रूफ ऑफ दिस आइडिया, ठीक है ना। तो ये जो इसने बात डर्बुश ने की थी कि पुराने सेल से नए सेल बनते, इसको इसने एक्सपेरिमेंटली प्रूव करके दिखाया। सेल थ्योरी इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल नॉलेज इन बायोलॉजी। इट हैज़ वाइड रेंजिंग इफेक्ट इन द ऑल फील्ड ऑफ रिसर्च की तमाम फील्ड के अंदर ये एक काफ़ी ज़्यादा जो है वो इफेक्ट रखती है जो सेल थ्योरी है। आफ्टर द इनिशियल प्रेजेंटेशन ऑफ सेल थ्योरी बाय शेल्डन एंड श्वान, मैनी डिटेल ऑफ सेल वर स्टडीड एंड सेल थ्योरी वर एक्सटेंडेड। शेल्डन श्वान ने जो इब्तदाई सेल थ्योरी पेश की, इसके बाद बहुत सारी सेल्स के मुतालिक डिटेल्स उसकी स्टडी की गई और सेल थ्योरी के अंदर बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ। सेल थ्योरी इन इट्स मॉडर्न फॉर्म इंक्लूड द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स। इसमें 3 तरह के प्रिंसिपल्स रखे गए जो मॉडर्न अब सेल थ्योरी है। नंबर 1, ऑल ऑर्गेनिज्म कंपोज ऑफ 1 और मोर सेल्स। तमाम ऑर्गेनिज्म एक या ज़्यादा सेल्स पर मुश्तमिल होते हैं। सेल्स आर द स्मॉलेस्ट लिविंग थिंग्स। सेल जो है वो छोटी इंतहाई छोटी लिविंग थिंग्स हैं। द बेसिक यूनिट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑल द ऑर्गेनिज्म, तमाम ऑर्गेनिज्म की बेसिक ऑर्गेनाइजेशन, ये बेसिक यूनिट है तमाम ऑर्गेनिज्म की ऑर्गेनाइजेशन के लिए। मैंने ये सारी बातें क्लास में तुम लोगों से की हुई हैं। सेल्स अराइव ओनली बाय द डिवीजन इन द प्रीवियसली एक्जिस्टिंग सेल्स। और सेल जो नए बनते हैं हमेशा पुराने वाले जो सेल्स मौजूद होते हैं उनके डिवीजन से बनते हैं। ये थोड़ा बहुत हमारे पास सेल थ्योरी के मुतालिक बातें थी। अल्लाह ताला आप सबका हामी माफ़ करें।